तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। ये सफर है करीब 4000 साल लंबा और ये कहानी है एक बहुत ही बुनियादी से आइडिया की कि किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से कैसे किया जाए। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए हजारों साल पुराने मिस्र के पिरामिड्स और आज का मॉडर्न एआई, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? इसका जवाब है क्वालिटी। जी हाँ, क्वालिटी। ये इंसानों का कोई आज का नहीं बल्कि 4000 साल पुराना जुनून है कि जो भी बनाया जाए वो एकदम परफेक्ट हो। और यही जुनून है जो इन दोनों को एक धागे में पिरोता है। तो चलिए अपनी कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। एक ऐसे दौर में जब क्वालिटी कोई थ्योरी नहीं बल्कि एक पर्सनल चीज हुआ करती थी, जिसे आप छू सकते थे, महसूस कर सकते थे। उस जमाने में क्वालिटी को पक्का करने के तरीके बहुत सरल लेकिन असरदार थे। जैसे गुरु शिष्य परंपरा थी, जिससे हुनर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता था। या फिर चीन की ज़ोउ डायनेस्टी को देखिए, वहाँ कांसे के स्टैंप्स लगाए जाते थे, जिससे पता चलता था कि हाँ, इस चीज़ की जांच हो चुकी है। और यूरोप में तो जो गिल्ड्स यानी संघ होते थे, उनके निशान ही क्वालिटी की गारंटी हुआ करते थे। लेकिन फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम कारीगरों की दुनिया से निकलकर फैक्ट्रियों की दुनिया में आ गए और देखिए यहीं से चीजें बदलनी शुरू हुईं। पहले क्वालिटी बनाने वाले की जिम्मेदारी थी, अब ये काम इंस्पेक्टर का हो गया। जहां कारीगर को अपनी गलती तुरंत पता चल जाती थी, अब फीडबैक मिलने में देर होने लगी। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? इतिहास में पहली बार रीवर्क पाइल्स यानी खराब माल के ढेर लगने लगे। इसी दौर में फ्रेडरिक टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट आया। इसने स्पीड तो जबरदस्त बढ़ा दी, पर इसकी एक कीमत थी जो उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोची। काम को दो हिस्सों में बांट दिया गया, प्लानिंग और डूइंग। मतलब सोचने का काम मैनेजमेंट करेगा और करने का काम वर्कर। इसका सीधा असर ये हुआ कि जो वर्कर असल में चीज बना रहा था, क्वालिटी पर से उसका कंट्रोल, उसकी ओनरशिप ही खत्म हो गई। और बस यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अब हम चीज़ें खराब होने के बाद उन्हें ठीक करने की जगह उन्हें खराब होने से रोकने के बारे में सोचने लगते हैं। ये वो दौर था जब बेल लैब्स में वॉल्टर शेवर्ड ने एक कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी काम जब बार बार किया जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क तो आता ही है। इसे कहते हैं प्रोसेस वेरिएशन। असली खेल ये समझने में है कि कौन सा फर्क सामान्य है और कौन सा किसी बड़ी गड़बड़ी का संकेत। और इसी सोच से जन्म हुआ PDCA साइकिल का, यानी प्लान डू चेक एक्ट। सुनने में सिंपल है पर है बहुत पावरफुल। पहले प्लान करो कि क्या करना है, फिर उसे करके देखो, फिर नतीजों को जांचो और आखिर में या तो समाधान लागू कर दो या फिर से शुरू करो। ये लगातार बेहतर होने का एक कभी ना खत्म होने वाला लूप था। एडवर्ड्स डेमिंग ने इस पूरी सोच को एक लाइन में निचोड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा, लोगों पर उंगली उठाना बंद करो, सिस्टम को, प्रोसेस को समझना शुरू करो। मतलब गलती इंसान की नहीं, उस तरीके की है जिससे काम हो रहा है। तो अब देखते हैं कि ये नई सोच दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान में कैसे एक क्रांति बन गई, जिसने पूरी दुनिया की इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। 1950s के दशक में डेमिंग जापान पहुंचे। उनके लेक्चर्स ने युद्ध में तबाह हो चुकी जापानी फैक्ट्रियों को एक नई राह दिखाई। उन्होंने एक दूसरे को दोष देने की आदत छोड़कर प्रोसेस के उतार चढ़ाव को कम करने पर फोकस किया और यहीं से जापान के क्वालिटी किंग बनने की कहानी शुरू हुई। लेकिन ये सिर्फ डेमिंग की वजह से नहीं हुआ। जुरान और इशिकावा जैसे गुरुओं ने ऐसे टूल्स बनाए जिससे क्वालिटी सुधारना सिर्फ मैनेजर का काम नहीं रहा, बल्कि हर कर्मचारी की जिम्मेदारी बन गया। फिशबोन डायग्राम जैसे आसान विजुअल टूल्स और क्वालिटी सर्कल्स ने फैक्ट्री के फर्श पर काम करने वालों को प्रॉब्लम सॉल्व करने की पावर दे दी। 1980 आते आते जापान इतना आगे निकल चुका था कि अमेरिका में एक टीवी शो बना जिसका नाम था अगर जापान कर सकता है तो हम क्यों नहीं। ये एक तरह की वेकअप कॉल थी। इसके बाद ही पश्चिमी दुनिया में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी TQM की दौड़ शुरू हुई, जो क्वालिटी को एक ज्यादा बड़े नजरिए से देखती थी। अब हमारी कहानी एक ऐसे दौर में पहुंचती है जहां ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और बहुत ही एडवांस्ड तरीके सामने आते हैं। 1987 में आया ISO 9000। इसने मानो क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया को एक ही भाषा दे दी। अब देशों के बीच व्यापार करना आसान हो गया क्योंकि सबके पास भरोसे के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड था।
फोकस अब सिर्फ आखिरी प्रोडक्ट को चेक करने पर नहीं, बल्कि ये पक्का करने पर था कि पूरा सिस्टम ही सही हो। और फिर आई टोयोटा, जिसने अपनी लीन मेथोडोलॉजी से पूरा खेल ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि हमारा असली दुश्मन डिफेक्ट नहीं, बल्कि बर्बादी है। जस्ट इन टाइम और जीडोका जैसे कॉन्सेप्ट से उन्होंने ये साबित कर दिया कि स्पीड और क्वालिटी दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। 3.4 ये नंबर 6 सिग्मा का दिल है। इसका मतलब है 10 लाख मौकों में सिर्फ 3.4 गलतियां। जरा सोचिए, आप 10 लाख चीजें बना रहे हैं और उनमें से सिर्फ 3 या 4 में कोई कमी है। ये परफेक्शन के इतना करीब है कि एक बहुत ही ऊंचा स्टैंडर्ड बन गया, जिसे आज भी कंपनियां हासिल करना चाहती हैं। और इस मुश्किल लक्ष्य को पाने के लिए मोटोरोला ने बनाया DMAIC मेथड, यानी डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल। ये डेटा पर आधारित एक बहुत ही सख्त तरीका है जो सिस्टमैटिकली हर कमी को जड़ से खत्म कर देता है। चलिए अब कहानी को आज के दौर में लाते हैं। अब क्वालिटी सिर्फ गलतियों को रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब हम भविष्य में होने वाली गड़बड़ियों का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज लीन की स्पीड और 6 सिग्मा की प्रिसीजन दोनों मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिल रही हैं। AI पुराने डेटा में पैटर्न देखकर बता सकता है कि आगे क्या गलत हो सकता है। IoT सेंसर हमें रियल टाइम में हर चीज की खबर देते हैं। मतलब अब हम एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम बना रहे हैं जो भविष्य का अनुमान लगा सकता है। तो इस पूरी यात्रा को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले था रिएक्टिव दौर, जब हम सिर्फ अच्छी और बुरी चीजों को अलग करते थे। फिर आया प्रोएक्टिव दौर, जब हमने क्वालिटी को प्रोसेस में ही बनाना शुरू किया। और अब हम हैं प्रिडिक्टिव दौर में, जहां हम समस्या होने से पहले ही उसका पता लगा लेते हैं। तो इस 4000 साल की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 5 बातें जो आज भी उतनी ही सच हैं। पहली, क्वालिटी डिजाइन में ही डाली जाती है, बाद में नहीं। दूसरी, जो असल में काम कर रहा है उसे पावर दो। तीसरी, डेटा का इस्तेमाल करो, इल्जाम लगाने का नहीं। चौथी, अपने सप्लायर्स को पार्टनर समझो। और पांचवी, हमेशा सीखते रहने का एक सिस्टम बनाओ। तो हमारा लक्ष्य था 0 डिफेक्ट तक पहुंचना। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या फिर अगला पड़ाव है 0 वेस्ट और 0 हार्म का? ये एक ऐसा सवाल है जो क्वालिटी की इस लंबी यात्रा को भविष्य की बड़ी चुनौतियों जैसे सस्टेनेबिलिटी और सेफ्टी से जोड़ता है।